अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फाइलम एनालिडा, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे मिलर एंड हार्ले फोर्थ एडिशन की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फाइलम एनालिडा को। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर हम देखें तो एनालिडा के अंदर कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ख़ास है। यहाँ पर एक जगह का जिक्र किया गया है जो कि है कि आइलैंड नियर समोआ इन द साउथ पैसिफिक। तो हमारे पास जो ओशन है साउथ पैसिफिक, वहाँ पे आइलैंड है। उसी के करीब एक जगह होती है जिसको हम समोआ के नाम से जानते हैं। जब भी नवंबर का मंथ आता है तो नवंबर के फुल मून नाइट पे क्या होता है कि वहाँ पर यानी कि इस आइलैंड पे वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो रिहायशी हैं, वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसलिए जमा होते हैं कि वो एक अपना ख़ास त्यौहार, एक फ़ीस्ट मनाते हैं। उसी के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक वर्म है, एक एनालीड है जिसका नेम है समॉन पलालो वर्म। इसका साइंटिफिक नेम है यूनिस विर्डिस। ये जो यूनिस विर्डिस है ये अपनी तमाम तर लाइफ को स्पेंड करता है कॉरल बरोस के अंदर, सी के बॉटम में। ठीक है, बिल्कुल समंदर के तह जो होती है वहाँ पर ये अपनी तमाम तर जिंदगी जो है वो गुजारता है, अडल्ट लाइफ को। फिर ये क्या करता है कि जब नवंबर आता है, नवंबर में एक हफ्ता ऐसा होता है, एक वीक ऐसा होता है जिसमें फुल मून होता है। तो ये वर्म क्या करता है कि ये अपने उन कोने खुदरों से निकल आते हैं, उन बरों से निकल आते हैं और इमर्ज हो जाते हैं और आ जाते हैं ओशन की सरफेस पे। एंड स्पेशलाइज्ड बॉडी सेगमेंट्स, और इसके कुछ इस तरह के स्पेशलाइज्ड बॉडी सेगमेंट्स हैं, बॉडी कंपार्टमेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रेक फ्री हो जाते हैं और ये सरफेस के ऊपर यानी कि समंदर के सरफेस पे फ्लोटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तैरना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो तमाम तर वर्म्स हैं ये ओशन के ऊपर खुद को सेफ फील करते हैं, तो वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ओशियन है उसका जो वाटर है वो डिसकलर्ड हो जाता है, यानी कि वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो एनालिड्स हैं, जो यूनिस वर्डिस हैं, जो पलालो वर्म है, वो क्या करते हैं, वो अपने एग्स को रिलीज़ कर देते हैं, अपने गोनेट से एग्स को और स्पर्म्स को रिलीज़ कर लेते हैं और वो काउंटलेस होते हैं। उसकी कोई इस तरह की जो है तादाद नहीं है क्योंकि ये बेशुमार होते हैं। तो ये जो हमारे पास उनके रिहायशी हैं वो फिस्ट इज़ शॉर्ट लिव्ड, वो इसको बहुत ज़्यादा कम समझते हैं कि मतलब ये कम टाइम के लिए ऊपर आ जाते हैं सरफेस के ऊपर। और ये जो रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग है, ये जो स्वार्म्स करते हैं, ये एनालिड, ये वर्म्स, ये कितने दिनों तक चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक चलता है। और ये चीज़ पॉसिबल है कि मे बी ये अगले साल जो है वो आए, ये पॉसिबल हो या ना हो, ये फिस्ट पॉसिबल हो या ना हो। तो यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि ये लोग इनके सरफेस के ऊपर यानी कि समंदर के सरफेस के ऊपर आने का क्यों वेट करते हैं। एनालेट के सरफेस के ऊपर आने का वेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो रिहायशी हैं, ये नेटिव्स हैं, ये इसको बहुत शौक से खाते हैं। इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ बनती हैं और इसको ये खाना पसंद करते हैं। तो अगर ये जो इनका स्वामिंग रिप्रोडक्टिव ड्यूरेशन है ये 2 दिन रहा, 3 दिन रहता है या 1 दिन रहता है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ पाता। फिर इसके बाद ये फिर से अपने बर्रोव्स के अंदर छुप जाते हैं। सो ये 1 2 3 दिनों में वहाँ के जो रिहायशी है वो इससे खूब लुत्फ़ उठाते हैं और जितने भी उनको वर्म्स मिलते हैं उसको पकड़ते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से पका के खाते हैं। इसका खाना ये क्यों ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि एज़ यू पीपल नो दैट कि हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर बीफ को आप देखें तो बीफ में लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि बीफ के अंदर 30% जो है उनके बोन्स के अंदर कैल्शियम मौजूद है जो हमें मिलता है इनडायरेक्टली अगर हम उसको खाते हैं। लेकिन हमारे पास है कि ये जो समोन पलाला वर्म्स हैं या यूनिस वर्डीज हैं, इनके अंदर डबल
ट्रिपल हो जाता है कैल्शियम। यानी कि अगर बीफ के अंदर 30% मौजूद है तो हमारे पास इस वर्म के अंदर 60% कैल्शियम मौजूद होगा, यानी कि 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू बीफ। इसी तरह अगर बीफ के अंदर फास्फोरस मौजूद है तो उसी के ऑपोजिट 2 टाइम्स हमें इस वर्म्स में खाने को मिल जाता है। यानी कि अगर बीफ के अंदर 20% है तो हमारे पास इनलीट के इस वर्म के अंदर 40% खाने को मिलेगा। सेम आयरन भी मौजूद होता है इस वर्म के अंदर, जो कि एज़ कम्पेयर टू बीफ इसके अंदर डबल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से न्यूट्रिएंट में इसके अंदर ज़्यादा होते हैं तो लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि अभी रिसेंटली 10 अक्टूबर 2020 को जो है 10 नवंबर को ये मनाया गया था, ये त्यौहार मनाई गई थी इस वर्म्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ये तो था उनका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पलालो वर्म्स हैं ये एक्चुअली मेंबर हैं एनालिडा का। एनालिडा एक लैटिन वर्ड है एन्यूलस, जिसका मतलब है रिंग या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। कोई भी राउंडेड पतली सी राउंडेड स्ट्रक्चर को एन्यूलस कहते हैं। तो इसके जो बाकी मेंबर्स हैं फाइलम एनालिडा के, वो हमारे पास काफ़ी सारे हैं। तो बच्चे उसमें मेरीन वर्म्स भी आती हैं, सॉइल बिल्डिंग अर्थवर्म्स भी आते हैं और प्रेडेटरी लीचीज भी आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास इंक्लूडेड है कहाँ पे, फाइलम एनालिडा में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है वो क्या है कि बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड वर्म लाइक। तो इसकी जो बॉडी है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। तो किस तरह से मेटामेरिकली सेगमेंटेड है जी, तो हमारे पास इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं भी आप लोग को एक डायग्राम दिखा देती हूँ कि अगर कोई भी अर्थ वर्म की है या किसी भी वर्म का बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो लॉन्गिट्यूडनली मौजूद है लेंथ वाइज। ठीक है, तो उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो है वो भी बिल्कुल एक ही लाइन में हमें देखने को मिलते हैं। सो इस एक कंपार्टमेंट को एक्चुअली, इस एक सेगमेंट को, एक हिस्से को हम मेटामर कहते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी फॉर्म है इसको हम मेटामेरिक बॉडी फॉर्म कहते हैं। और जितने मेटामर्स आपस में मिले हुए हैं, एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं, इस फिनोमेना को हम मेटामेराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और एक एक सेगमेंट मेटामेरिकली आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर हम लोग इसको बिल्कुल एक सेंटर में काटें, एक प्लेन में काटें, तो ये हमें 2 इक्वल हाफ देता है। ये बॉडी को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि अगर हम इसको सेंटर में काटते हैं इस लॉन्गिट्यूडनल बॉडी स्ट्रक्चर्स को, तो इसके कुछ हिस्से एक साइड पे रह जाएंगे और कुछ हिस्से दूसरे साइड पे रह जाएंगे। यानी कि अगर 2 किडनीज हैं तो एक किडनी एक साइड पे, किडनी दूसरी साइड पे। अगर 2 आईज़ हैं तो एक आई एक साइड पे, दूसरी आई दूसरी साइड पे रह जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइडेड है एंड वर्म लाइक, और ये वर्म लाइक है। दूसरा जो इसका कैरेक्टर उन्होंने बताया है वो है कि प्रोटोस्टोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड स्पाइरल क्लीवेज, ट्रोकोफोर लार्वा और इसके अलावा शाइजोसिलोसिलोम फॉर्मेशन। इसकी यहाँ पे मैं आप लोग के साथ पिक्चर शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं पहले वैसे ही बता दूँ कि स्पाइरल क्लीवेज किसे कहते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास स्पर्म है, एग है, दोनों की फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन के रिज़ल्ट में हमारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट के रिज़ल्ट में हमारे पास जो है तो सेल की डिवीज़न होती रहती है। सेल की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ होता रहता है और हमारे पास जो एम्ब्रियो बनता है, तो जैसे ही बच्चे डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है, स्पाइरल क्लीवेज है, तो स्पाइरल क्लीवेज के रिज़ल्ट में हमारे पास नॉट इक्वल साइज़ ऑफ सेल की फॉर्मेशन होती है। यानी कि सेल्स तो बन रहे हैं लेकिन इक्वल साइज़ की नहीं होते। कुछ आपके पास माइक्रोमेयर्स होते हैं, कुछ हमारे पास मैक्रोमेयर्स होते हैं। कुछ सेल बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो जिस क्लीवेज के रिज़ल्ट में हमारे पास अनइक्वल साइज़ ऑफ सेल्स बन जाए वो हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज होती है।
इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो वो रेडियल क्लीवेज है। रेडियल क्लीवेज कौन सा होता है? जब हमारे पास इक्वल साइज के सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया है कि ये ट्रोकोफोर लार्वी भी कंटेन करता है। तो ट्रोकोफोर लार्वी के बारे में है कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है इन्वर्टिब्रेट का, ट्रोकोफोर लार्वा, और ये स्विमिंग करना जो है, ओनली द स्विमिंग जो पोर्शन है वो ट्रोकोफोर लार्वा में होता है। ये सिर्फ स्विमिंग करता है, ख़ुद को फीड करता है, और जो है तो वो पूरे वाटर के अंदर ये हमें तैरता हुआ नज़र आता है। तो ट्रोकोफोर लार्वा हमारे पास है कि ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है, और ये हमारे पास स्विमिंग कर सकता है। शाइजोसेलोसिलोम फॉर्मेशन, शाइजोसेलोसिलोम फॉर्मेशन में हमारे पास है कि लेट्स सपोज हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें हमारे पास मेसोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है, और एंडोडर्म भी है। तो पहले हमारे पास होगा एंडो, फिर मीजो, और फिर एंड में हमारे पास एक्टोडर्म होगा। जो सेंटर में हमारे पास मौजूद है वो मीजोडर्म है। सो मीजोडर्म की जब स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाता है, तो हमारे पास उसकी ब्रेकिंग से जो हमारे पास ब्रेकिंग हो गई है मीजोडर्म की, तो उसमें छोटे छोटे गोल गोल पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, उस लाइन के टूटने से, इसकी भी मैं डायग्राम शेयर कर रही हूँ, इसके टूटने से हमारे पास जो स्मॉल से पॉकेट्स बन जाते हैं राउंडेड, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन ऑफ मीजोडर्म। तो मीजोडर्म के टूटने से हमारे पास काफ़ी सारे जो मल्टीपल जो सर्कुलर पॉकेट्स हैं वो बन जाती हैं। तो उससे फिर हमारे पास जो है वो सिलोम बनता है। तो मीजोडर्म के काफ़ी सारे टुकड़ों से मिलके हमारे पास सिलोम बनता है, वो हमारे पास है शाइजोसिलोसिलोम। थर्ड हमारे पास है पेयर्ड एपिडर्मल सीटा, या इसको हम सीटी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास इसी वर्म के जो एपिडर्मस है उस पे आउट ग्रोथ होती है पेयर्ड फॉर्म में। जिस तरह हम वी लिख लेते हैं उसी फॉर्म में होती है हमारे पास, इसको हम सीटा या सीटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सीटी है ये हमारे पास हेल्प करती है इस एनालीट की लोकोमोशन में और अटैचमेंट। ठीक है, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके अलावा जब फोर्थ हमारे पास जनरल कैरेक्टर आ रहा है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चे हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को भी जानते हैं और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम जानते हैं। ओपन हमारे पास वो होता है जिससे ब्लड वेसल से ब्लड निकल के टिश्यूज़ और साइनोसिस में पहुंच जाता है, जबकि क्लोज्ड इसके ऑपोजिट है। क्लोज्ड में वेसल्स के तमाम तरह एंड्स जो हैं वो बंद होते हैं और ये टिश्यूज़ के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट में नहीं होता, और जो ब्लड है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन और न्यूट्रंस को बाकी टिश्यूज़ के साथ शेयर करता है। ठीक है, ओके। फिफ्थ वन करेक्टर हमारे पास है डॉर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि गैंग्लिया किसे कहते हैं। गैंग्लिया हमारे पास काफ़ी सारे सेल बॉडी के एग्रीगेशन को, इसके इकट्ठे होने को एक ही जगह पे, उसको हम गैंग्लिया का नाम देते हैं। तो सुप्राफेरेंजियल हमारे पास अगर हम लोग देखें कि एक हमारे पास मेटामेरिक बॉडी फॉर्म है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है किसी भी वर्म की, तो उसके जो इंटीरियर रीजन है, ठीक है, फेरेंजियल हमारे पास फेयरिंग से निकला है, माउथ से निकला है, माउथ हमारे पास इंटीरियर रीजन पे होता है। सुप्रा का मतलब है कि सबसे जो पहले है, फर्स्ट है, वहाँ पे दो गैंग्लिया हमारे पास मौजूद होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, जो उसके फर्स्ट जो है सेगमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ है कि एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया, इसी के साथ फुल बॉडी में वेंट्रली, ठीक है, जो वेंट्रल साइड है, डॉर्सली नहीं, वेंट्रल साइड पे हमारे पास गैंग्लिया भी मौजूद होते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद है, ठीक है, जो कि गैंग्लिया से फुल ऑफ है। लास्ट हमारे पास जो इसका जनरल कैरेक्टर है वो है मेटानेफ्रीडिया यूजुअली और प्रोटोनेफ्रीडिया।
तो इनके पास एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो या तो मेटानेफ्रीडिया है या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया है। तो बच्चे मैं बता दूं कि मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर डिफरेंस क्या है। प्रोटोनेफ्रीडिया हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट और नेफ्रीडिया का मतलब है, नेफ्रस से निकला है जिसका मतलब है किडनी। तो प्रोटोनेफ्रीडिया हमारे पास बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसका एक एंड जो है वो ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी, और जो बाकी दूसरा सिर्रा है वो बॉडी के अंदर होता है। तो जो बॉडी का इंटरनल सिर्रा जो होता है, अगर उनका एंड जो है वो बिल्कुल ब्लंट है, बंद है, ठीक है, और एक साइड जो है तो वो ओपन है, जो बॉडी के आउटसाइड जो ओपनिंग है वो ओपन है, उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। तो बॉडी के जो इनर यानी कि दो ओपनिंग हो गए, अगर आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझ लें, तो बॉडी के अंदर एक एंड मौजूद होता है और एक एंड जो है वो बॉडी से आउटसाइड की तरफ खुला ओपन होता है। सो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये नेफ्रीडिया क्या करता है, बॉडी से तमाम तरह वेस्ट को निकालने की कोशिश करता है, और बॉडी की जो बाहर एक ओपनिंग है उसके ज़रिए से ये बॉडी से उस वेस्ट को आउट कर देता है। ये हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया है। मेटानेफ्रीडिया उन्होंने कहा है कि यूजुअली मेटानेफ्रीडिया तो वो किस टाइप का होता है कि इस ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दोनों एंड इसके ओपन होते हैं। बच्चे जो इंटरनल नेफ्रीडियो है, नेफ्रीडिया है, इंटरनल जो उसका हिस्सा है उसकी जो ओपनिंग होती है जो बिल्कुल ओपन है, उसको हम नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम, ठीक है। और जो एक ओपनिंग बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होती है उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल नेफ्रीडियोपोर, एक्सटर्नल नेफ्रीडियोपोर। तो इंटरनल नेफ्रीडियोस्टोम क्या करता है, ओपनिंग होती है और वो तमाम तरह वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ सक करता है, खींचता है, ठीक है। फिर इसी ओपनिंग से वो तमाम तरह वेस्ट जो है वो इस ट्यूब से गुजरते हुए जो बाहर की तरफ ओपनिंग है एक्सटर्नल नेफ्रीडियो और उसके ज़रिए से वो इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट कर देता है। तो ये हमारे पास एक मेटानेफ्रीडिया है और एक प्रोटोनेफ्रीडिया है, दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं एनालीट के अंदर। ये बच्चे हम आगे देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया है और कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद है। थैंक यू, जज़ाकल्ला। आप लोग लेक्चर्स देखते रहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक हो ज़ूलॉजी के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से, जो आप लोग को समझ ना आ रहा हो, तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए और फिर मैं उस पर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएंगी। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।